ये क्या है, इसकी मतलब आंखें नहीं हैं, अंदर आंखें नहीं हैं और गले के ऊपर कट लगा है, गले के पास कट पूरा है। मतलब बाबा बिल्कुल सुन्न हो गए, बता रहे हैं सुन्न हो गए, औरत गायब। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अब आपको फेसबुक को भी प्यार दे रहे हैं। तो हमारा जो यूज़र नेम है वो है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली आप हमारे पेज तक पहुंच जाएंगे। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे फेक पेजेस चल रहे हैं जिन्हें हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। तो आप ऐसे पेजेस को बढ़ावा ना दें जो फेक पेजेस होते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लाता हूँ, या आप में से ही कुछ लोग हमसे शेयर करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी परेशान चल रहे हैं, जो नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन ऐसी कोई गलती करे जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़े। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें यूपी से मिला है। लेकिन आज के रियल इंसिडेंट पे आने से पहले मैं एक अपना रियल इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी दूसरी वीडियोस में उसे कवर किया है या नहीं किया, या कभी दूसरे पॉडकास्ट में बताया नहीं बताया। बात है 2015 की, जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ वाराणसी गया था। उस टाइम पर इनोवा गाड़ी हमने बुक की थी, और बुक भी ऐसे की थी कि हमने किसी रिलेटिव की गाड़ी ली थी। मेरा दोस्त चला रहा था, मैं साइड में बैठा हुआ था, और 2 दोस्त पीछे आराम से सो रहे थे। दिन में हम निकले थे। आज भी मुझे याद है कि रात को हाईवे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बस ये पता था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें वाराणसी की तरफ जाना है। तो हाईवे को फॉलो करते करते हम सीधा जा रहे थे। गर्मियों का टाइम था, ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी। आई थिंक मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर की बात होगी, जब हाईवे पे चलते चलते अचानक से बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने एक कहावत सुनी थी कि अगर आप सो गए तो कहीं ना कहीं ड्राइवर की भी आंख लग जाती है। तो मैंने अपने आप को कैसे भी जगा रखा था। ड्राइवर जिसने चश्मा पहना हुआ था उसने बिल्कुल फोकस से आगे देखा हुआ था, और कहीं ना कहीं उसकी आंखें बार बार टिमटिमा रही थी। मुझे इस चीज़ से डर भी लग रहा था, और मैं बार बार उसे यही बोल रहा था कि सोना नहीं है, अगर तेरे को सोना हो तो तू बता दियो, कहीं पेट्रोल पंप पे लगा लेंगे, या फिर कहीं होटल के आसपास, या फिर कहीं ढाबे के आसपास लगा लेंगे, चाय पी लेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाएगा। उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं ठीक हूँ। पीछे जो 2 लड़के थे वो सो रखे थे, और उन्हें देख के हमें भी नींद कहीं ना कहीं आ ही रही थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती है और एक ऐसा हाईवे आ जाता है जहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि गाड़ी बस चल रही है, कहीं से कहीं तक हाईवे का अंत नहीं हो रहा। ना ही दूर दूर तक कोई होटल आया, ना ही चाय की कोई टपरी आई। दूर दूर तक मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे हम खेतों के बीच में से निकल रहे हैं, और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार एक चीज़ ऑब्जर्व की है। उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला पिछले 1.5 घंटे से ना कोई भी बीच में कोई चाय की टपरी या कुछ भी नहीं आया। उसने बोला भाई मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं करा इस चीज़ पे। जो धुंध बढ़ रही थी वो एक टाइम पर इतनी ज़्यादा हो गई कि 0% विजिबिलिटी हो गई। अब 0% विजिबिलिटी के साथ क्या हुआ, जो मेरा दोस्त था उसने ऑलरेडी चश्मा लगा रखा था। मुझे नहीं पता उसे कितनी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद भरी थी, और मैं अपने दोस्त को एडवाइस दे रहा था कि भाई देख के गाड़ी चलाइयो, क्योंकि इतने डेवलप्ड हाईवे नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे रोड ऐसी हुआ करती थी कि रोड सीधी है, बगल में खेत है, और खेत नीचे जाके है, मतलब थोड़ा सा रोड से नीचे जाके। मैंने अपने दोस्त को बोला थोड़ा देख के चलियो, हमें गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतारनी। मेरे दोस्त ने एक अंदाज़ा लगाया और उसने बोला कि रोड के बीच में जो वाइट स्ट्रिप्स होती हैं इसे हम फॉलो करेंगे तो रोड के बिल्कुल बीचों बीच चलते रहेंगे। हमारे आगे पीछे कुछ भी नहीं था, ना कोई ट्रक, ना बाइक, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं। हम सीधा सीधा इनोवा में जा रहे थे, और जैसे वाइपर थे मैंने अपने दोस्त को बोला कि वाइपर ऑन कर ले। थोड़ी देर तक उसने वाइपर ऑन करे, क्लियरिटी होने के बाद वो वाइपर्स को बंद कर देता था। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जो धुंध है वो शायद उसके चश्मे पे भी जम रही थी, जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं वीक हो रही थी। मैंने बस ये सोचा कि थोड़ा सा मौसम का आनंद लेते हैं, थोड़े थोड़े शीशे नीचे करे। तो मैंने जब शीशे नीचे करे बहुत ठंडी हवा आ रही थी। मैंने फटाफट से शीशे ऊपर कर लिए, धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ रही थी, और एक टाइम ऐसा आया जब विजिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई। 0% में फिर भी ऐसा था कि चलो लाइट के सहारे हम आगे देख सकते, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल कोहरा छा गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था हमारी गाड़ी बस कहीं खड़ी हुई है और आगे पीछे कोहरा है। मैंने अपने दोस्त से उस टाइम यही बोला कि अब क्या करें। मेरे दोस्त ने बोला कि मैं तो भाई इस ट्रिप को फॉलो कर रहा हूँ, इसी के भरोसे चल रहा हूँ, हमें नहीं पता आगे गाड़ी कहाँ जाने वाली है। धीरे धीरे चलते रहे, और इसी बीच क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि गाड़ी के आगे पीछे कुछ तो है या कोई है, जैसे कोई बहुत देर से हमारे गाड़ी के आगे पीछे भाग रही है कोई चीज़। पहले तो मैंने सोचा कि यार मैं बता दूँ कहीं डर तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे बोल दिया
यार मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा गाड़ी के आगे पीछे ना कोई है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम थी। मेरे बोलने पे फटाफट से डोर्स को लॉक करा गया। उसने अपने डोर को खोल रखा था, इन सेंस कि वो जो लॉक था उसे खोला हुआ था उसने। उसके बाद धीरे धीरे जब आगे गाड़ी बढ़ रही थी, वहाँ पर फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी जहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया कि हम किसी हॉन्टेड हाईवे पे आ गए हैं। अपने आप सबसे पहले इंडिकेटर बजने स्टार्ट हो गए, राइट लेफ्ट दोनों। मेरे दोस्त ने पूछा कि ये क्या हुआ। मैंने अपने दोस्त को बोला होता है, कोई नहीं, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, मैंने इसको उस नज़र से नहीं देखा था अब तक। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे थे अपने आप वाइपर भी स्टार्ट हो गए, और मेरा दोस्त जब वाइपर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो वाइपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। दोनों लड़के पीछे सो रहे थे, उन्हें इस हालत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, फिर बढ़ते 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 एक जगह ऐसा आया जहाँ पर गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। मैंने तब भी इस बारे में नहीं सोचा कि ये कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड हो सकता है। मैंने सोचा यार हो सकता है कि इंजन ठंडा हो गया हो या इंजन में प्रॉब्लम हो गई हो। बट यहाँ पर हमने एक डिसीज़न लिया कि यार एक बार ना गाड़ी से उतर के देख लेते। और ये जो डिसीज़न था ये बहुत ही बुरा डिसीज़न था, और ये मेरा डिसीज़न था, और मुझे आज तक इस पर अफसोस होता है कि अगर हम कुछ सेकंड के हिसाब से आगे पीछे नहीं हुए होते तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरे दिमाग में पहले तो ये भी चल रहा था कि यार लूटने वाले भी हो सकते हैं आगे पीछे, हम गाड़ी से उतरे ना उतरे। लेकिन मेरे बोलने पे मैं और मेरा दोस्त गाड़ी से नीचे उतरे, और धीरे धीरे जब हम बोनट के पास पहुंचे मेरी नज़र इधर उधर पड़ी, दूर दूर तक सिर्फ खेत, और ऐसा लग रहा था जैसे सरसराहट की रात को आवाज़ आती है, आपने सुनी होगी, जिसको सुनने के बाद एक अलग ही डर लगता है। मैं और मेरा दोस्त वहाँ खड़े थे, वो सारी चीज़ें चेक कर रहा था, बार बार बैटरी वगैरह चेक कर रहा था, और मेरी नज़र सिर्फ इधर उधर घूम रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने खुद को तो बोल ही दिया उतरने को, और इसको और बोल दिया। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई ये काम करते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं, स्टार्ट होगी तो ठीक है वरना देखते हैं। हमने थोड़ा सा धक्का लगाया, गाड़ी को साइड में लगाया, और हम अंदर आके गाड़ी में बैठ गए। हमारे बगल में एक बाइक वाला आया, और उस बाइक वाले ने हमसे पूछा कि क्या हुआ भाई, सब ठीक है। हमने गाड़ी की हालत बताई कि यार ऐसे ऐसे जो है गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और वो जो बाइक वाला था बहुत आम इंसान था, लग रहा था किसी गांव का होगा आसपास का। उसने एक हेलमेट पहना हुआ था और अंदर चश्मा लगाया हुआ था हेलमेट के, और उसने इसी तरीके से पूछा। हमें इतना ध्यान नहीं आया कि हम उससे कुछ पूछ लें, उसने हमसे पूछा, हमने अपनी गाड़ी की हालत बताई, उसने बोला स्टार्ट करके देखो। हमने एक सेल्फ मारा और वो गाड़ी वहीं पे स्टार्ट हो गई। वो गाड़ी जब वहाँ पे स्टार्ट हुई, पहले तो हम भगवान का शुक्रगुजार कर रहे थे, और वो जो इंसान था वो भी कुछ ऐसे ही लग रहा था जैसे ये कोई डायरेक्शन देने आया। उसने बोला कोई नहीं भाई, मैं चल रहा हूँ, मेरे को आगे थोड़ा बहुत विजिबिलिटी दिख रही है। ऑब्वियसली क्योंकि वो एक ओपन स्पेस में था, उसने सिर्फ एक हेलमेट लगाया था, हेलमेट को उसने कवर ऊपर कर रखा था, चश्मा था उसके पास, और वो आराम से आगे चीज़ें देख पा रहा था। मैंने अपने दोस्त को बोला कि गाड़ी धीरे धीरे इसके पीछे रख। धीरे धीरे हमने उसे फॉलो करना स्टार्ट करा, फॉलो करते रहे। एक टाइम ऐसा आया जब वो बाइक वाला हमारे सामने से धुआं बन के गायब हो गया, मतलब हमारी नज़रों से ओझल हो गया। अब मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से आपको नहीं बता रहा कि वो इंसान उड़ के कहीं चला गया या हमारी नज़रों के सामने गायब हो गया। मतलब हमने ये देखा धुंध में चलते चलते वो हमसे थोड़ा आगे निकला और वो हमारे सामने से ओझल हो गया। धुंध अचानक से वहाँ से हटी और बहुत सारे ट्रक हमें दिखने स्टार्ट हो गए। ये सिचुएशन कभी कभी मैं इसे इस तरीके से मान लेता हूँ कि हम शायद खेतों के बीच में थे इसलिए धुंध ने हमें घेर लिया। कभी इस तरीके से मान लेता हूँ कि कोई एंटिटी थी जिसने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। कभी कभी उस इंसान को मैं भगवान का फरिश्ता समझ लेता हूँ जिसने हमें डायरेक्शन देने की कोशिश की। पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो हुआ क्या था। इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ कि शायद हम किसी हॉन्टेड हाईवे के एक ऐसे रास्ते पे पहुँच गए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। इन सब चीज़ों में जो एक सबसे तगड़ी चीज़ थी वो थी कि जब हम उस हाईवे से निकल रहे थे, हमारे जो दोनों दोस्त थे वो बिल्कुल बेसुध पड़े थे। हमें नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो गया, हम बाहर निकले, इतना सब कुछ हुआ, बोनट चेक करा, वो दोनों आराम से सो रहे थे। ऐसे में किसी एक की तो आंख खुलती लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली थी, और वो बाइक वाला कौन था आज तक पता नहीं चला। खैर, ये जो रियल इंसिडेंट मैंने आपसे शेयर किया जो अपना खुद का मेरा था, इसमें किसी को चोट तो नहीं पहुंची। लेकिन यहाँ से बस एक आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी से बिल्कुल ना उतरें। आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई जानवर, कोई लुटेरा, कोई भी आ सकता है। उस टाइम पे हम में इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी, हम छोटे थे, इसलिए शायद हमसे गलती हो गई कि हम गाड़ी से उतरे, इस तरीके से हमने चेक करा। लेकिन एक ऐसी रोड पे उतरना बहुत भारी पड़ सकते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें देवांश ने बताया, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनका गाँव का नाम सीतापुर है और सीतापुर के आसपास ही 20-30 मिनट दूर उनके खेत खलियान स्टार्ट हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि 1936 में उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा एक रियल इंसिडेंट हुआ था जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बताया जाता है।
उन तक ये इंसिडेंट आया मतलब 1936 में। आज 2024 चल रहा है, 1936 में ये रियल इंसिडेंट जब उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हुआ तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो पीढ़ी कौन सी रही होगी। परिवार के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देवांश ने बताया कि 1936 में उनके जो बाबा हुआ करते थे बहुत वेल्दी फैमिली से हुआ करते थे। 350 बीघा जमीन उनकी हुआ करती थी सिर्फ खेत की। और उस टाइम पर सीतापुर जो गांव हुआ करता था वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा थी, तो बुआई के लिए और भी लोग जो हैं उनके बाबा से कांटेक्ट करते थे। तो उनके जो बाबा थे वो बुआई के लिए ज़मीन देते थे। अब बुआई का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपना खेत किसी को ठेके पे दे देता हूँ और सालाना उससे इनकम लेता हूँ, कि मतलब मैं किसी को बोलता हूँ कि आप मेरा खेत ले लो और जो आप इससे कमा रहे हो उसका इतना हिस्सा मुझे दे देना, बाकी आप जितना भी है स्पेंड कर सकते हो। तो सालाना उनके बाबा को हिस्सा मिला करता था उन्हीं के खेत से, क्योंकि उन्होंने बुआई पे दे रखे थे। लेकिन खेत इतने सारे हुआ करते थे कि रखवाली करना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो देवांश ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे गांव के बीच में से एक नदी गुजरती है, उस नदी के इस साइड भी खेत है और उस साइड भी खेत है। जो नदी के इस तरफ रहने वाले लोग हैं, जैसे ये देवांश के बाबा हो गए, इनके सारे खेत तो है ही, और जो नदी के दूसरी तरफ गांव है उनके कुछ खेत नदी के उस साइड भी है और इनके बाबा वाली साइड भी है। मतलब ज़मीनें मिक्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सीतापुर की ज़मीन है और वो दूसरे गांव की ज़मीन है, तो लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना लगा रहता था। देवांश ने बताया 350 बीघा ज़मीन हमारी हमने बुआई पे दे रखी है, और बाबा ने एक खेत पकड़ रखा था जो कि नदी के पास हुआ करता था। बाबा का मानना था कि वो बहुत अच्छा खासा वहाँ से उपजाई होती है, फर्टाइल, वहाँ पर लैंड काफ़ी अच्छी है और वहाँ से वो काम करेंगे। तो देवांश ने बताया भाई 1936 में मेरे बाबा वहाँ जाते थे। एक जामुन का पेड़ हुआ करता था जहाँ मेरे बाबा रेस्ट किया करते थे जब भी उन्हें पानी वानी पीना होता था या कुछ भी ऐसा होता था। उन्होंने बताया कि उनके खेत के बैक साइड में एक खेत हुआ करता था जो हीरा के नाम पे था, और वो दूसरे गांव से बिलोंग करता था, हीरा मतलब नदी के उस तरफ। उनके बाबा ने सारी डिटेलिंग बताई कि हीरा नाम का जो इंसान था उसकी वाइफ का नाम था लीलावती। उसे वती वती कह के बुलाया करते थे गाँव में सब। हुआ क्या, देवांश ने बताया कि अक्षय भाई मेरे जो बाबा थे वो उस खेत के पास काम किया करते थे जो नदी के किनारे हुआ करता था, और उसके पीछे हीरा का खेत हुआ करता था। तो देवांश ने बताया अक्षय भाई क्या हुआ, एक दिन मेरे बाबा जब खेत में काम कर रहे थे, भरी दोपहरी का टाइम है, धीरे धीरे दोपहरी शाम की तरफ जा रही थी, तभी उनकी नज़र पड़ती है कि जिस खेत में हीरा काम किया करता था उस खेत में हीरा काम नहीं कर रहा, उसकी वाइफ जो है वती काम कर रही है, मतलब लीलावती। तो उनके बाबा को बड़ा अचंबा सा हुआ कि एकदम से कोई औरत काम कर रही है। हालांकि उन्हें शक था कि शायद ये हीरा की पत्नी है। उन्होंने कंफर्म करने के लिए क्या किया, वो अपनी खेत के दायरे में गए बिल्कुल कोने पे, और उनसे पूछा कि आप कौन है। तो उन्होंने अपने ही एक्सेंट में बताया कि हम उनकी मेहरारू हैं और वो अभी काम से बाहर गई हैं, तो मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। तो उनके बाबा ने रिएक्ट नहीं किया, और उस टाइम पर बहुत मान्यता हुआ करती थी तो उन्होंने इतना घूंघट कर रखा था उस औरत ने। तो इनके बाबा ने रिएक्ट नहीं करा और पूछ लिया कि घर में सब ठीक है, बाल बच्चे। हीरा और लीलावती से एक बच्चा था जो कि अभी मेरे ख्याल से 10-12 साल का होगा। तो जब देवांश के बाबा ने लीलावती से पूछा घर में सब ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, तो वहाँ से लीलावती बोलती है कि हाँ बच्चा ठीक है, लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है। तो जब उनके बाबा ने उसे औरत को देखने की कोशिश की कि लीलावती ही है, तो वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि इतना घूंघट करके रखा जाता था उस टाइम पर, ये बहुत कॉमन था और मान्यता थी, कल्चर ऐसे ही चलता था वहाँ पर। तो देवांश ने बताया कि अक्षय भाई मेरे जो बाबा थे वो खेत में काम करते थे, और जब भी अपने खेत के पीछे उस खेत में देखा करते थे वो जो औरत थी उसके काम करने की स्पीड बहुत तेज थी। तो देवांश ने बताया कि अक्षय भाई ये मान लो कि मेरे बाबा अगर कोई काम 3 घंटे में कर रहे हैं उस खेत में, तो वो औरत 1-1.5 घंटे में निपटा दिया करती थी। और उनके बाबा बहुत ज़्यादा अचंभित होते थे इस चीज़ को देखकर, लेकिन उनके बाबा के दिमाग में ये चलता था कि इन्होंने मुझे बताया है कि इनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद ये जल्दीबाजी में काम कर रही हैं। ऐसे ही चलता रहा। 1 रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 3 रात गुजरी, और वो डेली जब खेत में जाया करते थे इसी तरीके से देखा करते थे कि आज भी हीरा नहीं आया, लीलावती आ रखी है। इस चीज़ को देखते देखते जो इनके बाबा देख रहे थे देवांश के, 20 दिन गुजर गए कि हीरा खेत में नहीं आ रहा है और जो लीलावती है वही काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनके बाबा के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जरा पूछना चाहिए कि हीरा गया कहाँ है। इनके बाबा खेत के बिल्कुल कॉर्नर पर जाते हैं और पूछते हैं उनसे कि हीरा का कोई आता पता, कब आएगा वो। तो इन्होंने यही बोला कि नहीं, बच्चे की तबीयत ख़राब है और उसी के चक्कर में वो कहीं गांव से बाहर गए हैं। उन्होंने बोला 1-2 महीने में आ जाएंगे, तो घर अभी मैं ही चला रही हूँ। तो इनके बाबा ने सिर्फ इतना बोला कि मुझसे अगर कोई ज़रूरत बने तो मुझे बता देना। वो जो लीलावती वहाँ पर थी उन्होंने भी यही कह दिया, हाँ हाँ हम बता ही देंगे आपको, अपने एक्सेंट में। इस बात को हुए 1-2 रातें ही गुजरी थी जब देवांश के बाबा दिन में काम कर रहे थे वहाँ पर। उनकी एक खासियत थी, वो हमेशा अपने हाथ में एक लोहे का भाला रखते थे। गांव में कोई ना कोई अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ रखता है, क्योंकि खेत में भी कहीं ना कहीं जानवर तो घुस ही जाते हैं। उनके हाथ में लोहे का भाला था और वो एक चीज़ को ऑब्जर्व करते थे
कि जब भी लोहे के भाले को वो हाथ में रखते थे तो वो जो लीलावती थी वो बहुत अजीब तरीके से वहाँ पर खड़ी होकर देखती रहती थी। मतलब देख तो देवांश के बाबा भी नहीं पाते थे उस औरत को, लेकिन होता नहीं कि बस इतना पता चल रहा है कि इसने एकदम से काम रोक दिया अपना, वो वाली सिचुएशन हो जाती थी। लेकिन इनके बाबा ने कभी सोचा नहीं था कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अजीब होने वाली है, भारी पड़ने वाली है। हुआ क्या, एक दिन जब देवांश के बाबा वहाँ काम कर रहे थे, पहली बार वो जो औरत है वो अपनी खेत की बिल्कुल लाइन पे आती है जो बॉर्डर था, और एकदम से बोलती है महाराज, मतलब देवांश के बाबा को, कि महाराज एक बार आना। तो इनके बाबा जो है भाला उठाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे ये करीब आ रहे थे वो औरत थोड़े से अपने कदम पीछे करती है, जैसे वो किसी चीज़ को देखकर डर रही थी। तो इनके बाबा बोलते हैं हाँ बताइए क्या हुआ, अपनी एक्सेंट में। तो बोलती है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए, हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए, हम आपको टाइम आने पर वापस दे देंगे, नहीं तो हमारे पति हीरा से हम लौटा देंगे, आपको बोल देंगे वो आपको दे देंगे। तो ये इतने ज़्यादा वेल्दी फैमिली से थे, और एक औरत अगर हेल्प मांग रही थी, इनके दिमाग में आता है कि ठीक है यार दे देता हूँ। तो इनकी जेब में कुछ चांदी के सिक्के पड़े थे जो शायद इन्होंने कुछ सामान खरीदने के लिए रखे हुए थे, तो ये दे देती हैं। तो वो जो औरत थी वो बोलती है एक काम कीजिए, आप मुझे मत दीजिए, आप वहाँ रख दीजिए। तो इनके बाबा के दिमाग में आता है हाँ यार ऐसे देना तो अजीब रहेगा, और उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है बाबा की, और जो हीरा की मेहरारू है मतलब उनकी जो वाइफ है, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, कहीं हाथ लग जाए कुछ ऐसा है। तो वो क्या करते थे, साइड में रख दिया करते थे। तो वो जो हीरा की वाइफ थी उन्होंने गड्ढा खोद रखा था जहाँ पर अपना शायद टिफिन वगैरह या फिर कुछ खाने का सामान रखा हुआ था, पन्नी थी उसमें कुछ। वहीं पर जो देवांश के बाबा थे उन्होंने चांदी के सिक्के रख दिए और वो अपने काम पे वापस आ गए। इसी तरीके से डेली काम होने लगा। 25 दिन गुजरे, 26 दिन गुजरे, और फिर अचानक से जो है ये अपनी जो लीलावती थी हीरा की वाइफ को बिल्कुल खेत के कोने पे आके बोलती है कि महाराज दोबारा आपसे मदद चाहिए, ऐसे बच्चे की तबीयत खराब है और धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो थोड़ा पैसा और चाहिए। इनके बाबा बोलते कोई नहीं मैं दे देता हूँ, जब तुम्हारे पास आए तो तुम दे देना। और फिर जो था वही बोल दिया कि आप वहाँ रख दो। तो इनके बाबा ने क्या करा, बिना देखे वहाँ सिक्के रख दिए और वो अपने काम पे वापस आ गए। और ये बहुत आम बात है कि जब इंसान हड़बड़ी में होता है, क्योंकि उसे अपना काम भी करना होता है, तो वो ये नहीं देखता कि इस गड्ढे में क्या क्या पड़ा हुआ है। उन्होंने बस इतना ध्यान दिया कि हाँ कुछ पन्नी वन्नी है, और वहाँ पर वो सिक्के रख दिए और वो अपने काम पे वापस आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बाबा जी जब वहाँ काम करते थे, धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए थे और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था कि यार एक औरत खेत में काम कर रही है और उस स्पीड से काम कर रही है जिसमें एक आम इंसान इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकते। तो जब वो अपने जामुन के पेड़ के नीचे रेस्ट करने बैठते थे, तो वहाँ पर जो हीरा की पत्नी थी लीलावती, वो कहीं ना कहीं खेत में काम करती रहती थी, और जो इनके बाबा थे वो ये देखते रहते थे कि कितनी स्पीड से काम हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से काम कर रही है, शायद बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए स्पीड इतनी तेज़ चल रही है। ऐसे ही चलता रहा। फिर 2-3 दिन बाद फिर मदद मांगी गई, फिर 2-3 दिन बाद फिर मदद मांगी गई, और चांदी के सिक्के की जो तादाद थी वो बढ़ने लगी। हालांकि देवांश के बाबा जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो उनको ऐसा कुछ लगता नहीं था। उनको बस ये था कि बच्चे की तबीयत ठीक होनी चाहिए, और जब हीरा आएगा तो मैं बता दूंगा, इतना हिसाब बनता और उससे पैसे ले लूँगा। एक दिन क्या हुआ, वो जो लीलावती थी वो अचानक से इस तरीके से बुलाने की कोशिश करती कि महाराज जल्दी आइए, देखिए खेत में क्या है, इसको ठीक कर दीजिए। देवांश के बाबा थे वो भाला लेके चलते हैं, तो एकदम से बोलती है इस भाले को क्यों आप लेके घूम रहे हो, इसे रख दो और ऐसे ही आ जाओ ना। तो इनके बाबा को इस चीज़ का थोड़ा सा बुरा लगा कि यार इस भाले से क्या दिक्कत है, और ये घूरती रहती है भाले को। उनके दिमाग में पता नहीं क्या ही, उन्होंने भाला जस्ट गुस्से में, ईगो में अपने साइड में फेंका, और वो सीधा इनके खेत में गए और अचानक से बोलते क्या है, क्या हुआ ऐसा, और क्या दिक्कत है तुम्हें, भाले से क्या दिक्कत रहती है, तुम्हें कोई काम है तो तुम मुझे बता दो, चिल्ला के मुझसे क्यों बात कर रही हो। तो जब हीरा की वाइफ ने अपना दुपट्टा हटाया, देवांश के बाबा ने इस चीज़ को सामने से देखा कि वो जो औरत थी उसके गले पे एक कट लगा हुआ था और उसकी आंखें नहीं थी। ये देखने के बाद इनके बाबा का जो रिएक्शन था वो यही था कि वो समझ चुके थे कि उनकी मौत उनके सामने खड़ी है और किसी भी पल उन पर अटैक करने वाली है। देवांश ने बताया कि भाई बाबा जी की आवाज़ गले में फंस गई, उनकी आवाज़ उनके हलक में रह गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें बस इतना याद था कि अचानक से वो धरती पर गिरे, जैसे किसी चीज़ ने उनके पैर खींच लिए और उन्हें सीधा रगड़ना शुरू करा खेत के बीच में से। उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस वो हाथ पैर हिलाने की कोशिश कर रहे थे, और वो जो औरत थी वो अपना उतना ही भयानक रूप दिखा रही थी और खींच के ले जा रही थी उन्हें, कहा नदी की तरफ। देवांश के जो बाबा थे वो कैसे भी अपने हाथ जैसे मिट्टी में मार के खुद को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आवाज़ नहीं निकलती, जैसे स्लीप पैरालिसिस की सिचुएशन हो जाती है। और वो औरत धीरे धीरे नदी की तरफ जा रही थी। बोलते हैं भगवान का आसरा होता है, कहीं ना कहीं से कुछ लोग अपने खेत में काम कर रहे थे जो आसपास थे, जो नदी के उस तरफ थे। उन्होंने अचानक से इस चीज़ को देखा कि ये एक औरत जो बिल्कुल पतली सी है, ये बाबा जी जो उनके थे कैसे उसको पंडित जी को घसीट के लेके जा रही है।
तो वो चिल्लाना शुरू करते हैं, पंडित जी कहाँ हो, क्या हो, कौन है, कौन खींच के ले जा रहा है। और वो 2-3 लोग नदी के पुल से भागना शुरू करते हैं इनकी तरफ। तो वो जो औरत थी वो अचानक से गुस्से में एक बार बाबा को देखती है और गुस्से में उन आदमियों को देखती है और फटाफट से इनकी टांग फेंक के मार के वहां से दोनों जो पक्ष के लोग थे उनके सामने सामने वो औरत गायब हो जाती है। फिर देवांश ने बताया कि जो बाबा जी थे उनकी आंख बंद हुई और वो वहां बेहोश हो गए। लोगों ने उन्हें उठाया और वो उनके घर तक लेके गए। बाबा जी की आंख जो खुली वो अगले दिन खुली जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर पूजा पाठ चल रही है, क्योंकि गाँव में ये चीज़ पता चल चुका था कि कोई छलावा था क्या नहीं था। बट वो लीलावती के रूप में वहाँ पर आता था, जो कि इनके बाबा से पैसे मांगता था, पैसों को हाथ भी नहीं लगाता था और एक दिन वो धावा बोलना चाहता था, बस वो लोहे से डर रहा था। तो बाबा जी की आंख खुली, वो देखते कि आगे पीछे पंडित वगैरह बैठे और पूजा पाठ कर रहे हैं। तो बाबा जी से पूछा गया कि भाई क्या हुआ वहाँ पर, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक औरत मुझे दिखाई देती थी और उसने मेरे से कुछ पैसे वैसे मांगे। वो 26-27 दिन वहाँ पर काम करती रही, मेरे से ज़्यादा स्पीड में करती रही, मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो पंडित जी ने पूछा कौन सी औरत, दिखने में कैसी थी। तो उन्होंने बताया कि वो लीलावती जो हीरा की मेहरारू है, पत्नी है, जो दूसरे गाँव में रहती है। तो वहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे थे वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए थे। जब वहाँ पर सब सुन्न हो गए थे, उन्हीं में से एक आदमी जो गाँव का था वो बिल्कुल धीरे धीरे चल के आता है बाबा के पास और बोलता है, बाबा जिस औरत का आप नाम बता रहे हो जो हीरा की पत्नी है लीलावती, हीरा ने खुद उसका कत्ल कर दिया है और हीरा गांव से फरार हो चुका है 1 महीने पहले। अपने बच्चे को भी बहुत मारा था उसने। तो आप किस औरत की बात कर रहे हो? लीलावती तो 1 महीने पहले ही मर चुकी है। और देवांश के जो बाबा थे जब वो ये चीज़ सुनते हैं वो और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं सुन के कि मैं अभी तक एक मरी हुई औरत के आसपास काम कर रहा था, उससे बात कर रहा था, उसकी प्रेजेंस वहाँ पे देख रहा था, डेली उससे बोलता था अगर तेरे को कोई ज़रूरत है तो मुझे बताइए, मैं तेरी मदद कर दूंगा। अब पंडित जी वहाँ पर बैठे थे पूजा पाठ वाले, वो बोलते कि उनको बाबा जी को कि आप शायद उनकी पत्नी से मिल लिए हैं जो छलावे के रूप में वहाँ आती थी। तो उनके जो बाबा थे वो वहाँ पर घबराए बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, इसी चीज़ को सुनने के बाद पूरा गांव डर गया कि अगर ऐसी चीज़ इनको दिखी है तो कभी किसी और को भी दिख सकती है। अब वहाँ पर इस चीज़ को शुरू करा गया कि भाई अब हवन करना पड़ेगा, पूरे गांव को बांधना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ थी कि वो जो हीरा भागा हुआ है उसने ऐसा क्या करा, उसे पकड़ना भी ज़रूरी है। तो जब वहाँ पर हवन शुरू होता है तो देवांश के बाबा ने बताया कि गांव की दहलीज पर वो जो छलावा था, लीलावती जिसकी आंख नहीं थी और गले पे निशान था, वो वहाँ पर खड़े होके इनके बाबा को घूर रही थी। बाबा ने साक्षात देखा वहाँ पर कि जब हवन से पूरे गांव को बांधा जा रहा है तो गांव की दहलीज पर वो जो जितना भी हिस्सा था जहाँ वो देख पा रहे थे, वो छलावे को देख पा रहे थे, वहाँ लीलावती थी बिना आंखों के, वो बाबा जी को घूर रही थी। कुछ ही टाइम बीता और हीरा को पकड़ा गया, क्योंकि 1936 की बात है तो वहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, पुलिस की इतनी कुछ थी नहीं। हीरा को गांव वालों ने पकड़ा, हीरा को पकड़ के लेके आए। तो बाबा जी के साथ ये हादसा हुआ था। बाबा जी की ज़मीन जो थी पूरी अशुद्ध हो चुकी थी। उन्होंने पूछा कि तूने क्या करा, कहाँ पे गाड़ा? तो बताया गया कि हीरा ने अपनी वाइफ को मारा, क्योंकि उसकी वाइफ उसे पैसे के लिए बहुत ज़्यादा कोसा करती थी। ये गरीब बैकग्राउंड से थे, बच्चे की हालत ठीक नहीं रहती थी। तो हीरा ने क्या करा, वाइफ को मारा और वहीं पे ज़मीन में गाड़ दिया जहाँ पर वो गड्ढा था जहाँ वो पैसे रखवाया करती थी, और अपने आप को गिल्टी समझ के वो गाँव छोड़ के भाग गया था। हीरा को बुलाया गया, उसकी वाइफ की बॉडी वहाँ से निकलवाई गई, उसका अंतिम संस्कार किया गया। और हालांकि सज़ा तो क्या ही मिलती, क्योंकि पुलिस तो थी नहीं उस टाइम पे इतनी एक्टिव, तो हीरा को उस गाँव से निकाल दिया गया। लेकिन देवांश के बाबा ने और जितने भी आगे पीछे वो खेत वाले थे कहते कि आज तक 2024 आ गया लेकिन उस खेत के हिस्से पर किसी ने आज तक कोई काम नहीं करा। गांव वालों का मानना है कि हीरा की जो बीवी की आत्मा है वो आज तक वहाँ पर किसी न किसी को किसी न किसी रूप में दिखती रहती है। उसके अंतिम क्रिया के बाद भी उसे कहीं से कहीं तक सुकून नहीं मिला। देवांश ने बताया कि भाई हमारी आज भी वो जो ज़मीन है वो ऐसे की ऐसी रखी हुई है, हमने बस उसे छोड़ दिया ये सोच के कि ये ज़मीन हमने कहीं ना कहीं उसके नाम कर दी, लीलावती के, क्योंकि उसकी प्रेजेंस आज भी पूरे गांव में फील होती है। ये किस्सा उन्होंने मुझे बताया और ये बोला कि इससे लोग बस ये सीख ले सकते हैं कि अपने काम से काम रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज की जनरेशन में वैसे कोई किसी की हेल्प करके खुश नहीं है, लेकिन उस ज़माने में भी ये चीज़ बहुत भारी पड़ती थी। तो यहाँ पे आप सीख ले सकते हैं कि अगर आपको कोई ऐसे दिखे मिले जो आपकी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा हो तो थोड़ा सा उससे बच के रहें, क्योंकि अगला जो इंसिडेंट आपके सामने आ सकता है जो मैं आपको शेयर करूँगा वो कुछ ऐसी ही एक लड़की का है जिसने किसी की मदद कर दी थी और उसके साथ ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत हुई। बाद में पता चला कि ये तो कुछ और ही निकला।
तो दोस्तों आखिरी में आके ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग आए हैं चैनल पर, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इतना सा मोटिवेशन हमें दे देता है कि ऐसे रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहें, ऐसी रियल रिकॉर्डिंग हमें मिलती रहे और हम अपनी वीडियोस में लगाते रहें, ताकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो और आपको सीखने को मिले। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से फेसबुक को आपको प्यार देना है। आपकी भारी डिमांड पर हमने जो है पॉडकास्ट स्टार्ट किया है और हम गेस्ट बुलाते हैं, अब सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं। तो प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिख रहा है उस पर आप अपना पूरा रियल इंसिडेंट शेयर कर सकते हो और आप बता सकते हैं कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, हम आपको इनवाइट करेंगे। पूरा रियल इंसिडेंट सुनने के बाद टीम एक बार गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। तो आप आ सकते हैं और अपना पूरा रियल इंसिडेंट जनता के सामने बता सकते हैं, जहाँ पर उनको कोई ना कोई सीख मिल सकती है। तो यहाँ पर आके यही बोलना चाहूँगा कि एट द एंड अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में, और नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। और फिर बताया गया शुद्धिकरण जब हो रहा था, गांव का हवन हवन मंदिर में हुआ, तो वो औरत जो छलावा था वो बाबा को दिख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, केवल देख रहा था, घूर रहा था।